हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डेरोलिया। उम्मीद करते सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है ना वो है फॉर CMA फाउंडेशन स्टूडेंट। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हम अपनी ये जो सीरीज स्टार्ट किए यहाँ हम स्टडी मटेरियल पे पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, जहाँ हमने पेपर 2 दैट इज अकाउंट्स पे पूरा डिस्कशन कर लिया था एंड लास्ट क्लास में हमने अपना डिस्कशन स्टार्ट किया था पेपर 4 दैट इज स्टैटिस्टिक्स से। स्टैटिस्टिक्स में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कोरिलेशन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के सारे MCQs हमने डिस्कस किए थे और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स का डिस्कशन भी साथ ही साथ कर लिया था। हमने उस टाइम ये भी बताया था कि एक्सरसाइज 1 और 2 भी हम सॉल्व करवाएंगे, या इनफैक्ट हमने ये चीज़ बोली थी कि कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मूले पे हम डिस्कशन कर लेंगे। बट अभी जो आपका एग्जाम है ऑन 5 दिसंबर, उसके लिए एक्सरसाइज 1 और 2 बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। रीज़न बीइंग सिर्फ MCQs ही आने हैं उस एग्जाम में, तो उस पर हम लोग अभी डिस्कशन ना करके पहले हम रिग्रेशन के MCQs ले रहे हैं एंड उसके बाद सारे चैप्टर्स के पहले MCQs कवर करेंगे उसके बाद हम एक्सरसाइज की क्लास अपलोड करेंगे। क्लियर? तो चलो आज हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करें बेटा रिग्रेशन पे। स्टडी मटेरियल नो डाउट सबके पास अवेलेबल होगी। एंड जैसा कि लास्ट क्लास में भी आपने देखा था कि जब हमने डिस्कशन किया था तो बहुत सारी टॉपिक्स का, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का साथ ही साथ डिस्कशन कर लिया था, तो वही आज रिग्रेशन में भी करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग रिग्रेशन की बात करें तो हम लोग रिग्रेशन को डिनोट करते हैं B से, और B से किस तरीके से डिनोट करते हैं? BXY और BYX। तो सिंपली इसको हम लोग बोलते हैं बेटा हमेशा X on Y, क्योंकि बेसिकली चाहे आप बात करो कोरिलेशन की या रिग्रेशन की, दोनों में ही हम लोग बात करते हैं दो वेरिएबल्स की, और इन दो वेरिएबल्स का रिलेशन क्या होता है ये हम लोग चेक करते हैं कोरिलेशन और रिग्रेशन में। क्लियर? तो कोरिलेशन तो हमने लास्ट क्लास में देखा था। रिग्रेशन में बेसिकली क्या होता है कि एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और दूसरा वेरिएबल हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। मतलब एक वेरिएबल हमेशा दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है और दूसरा वेरिएबल फ्री होता है। तो x और y मतलब कि x की वैल्यू डिपेंड करेगी किस पे? y पे। इसका मतलब x डिपेंडेंट है किस पे? y पे, और y क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इसके लिए हम लोग बात करें BYX के लिए तो इसको बोलते हैं y on x, कि y डिपेंडेंट है x की वैल्यू पे। अगर x की वैल्यू जैसे जैसे x की वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी वैसे वैसे y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बट क्या x किसी पे डिपेंडेंट है? नहीं। क्लियर? ये पहली चीज थी। दूसरी चीज, ये क्वेश्चन बनता है y on x का, y इज इक्वल टू a प्लस bx। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू जो आप रखोगे उसी के बेसिस पे y कैलकुलेट कर सकते हो, एंड x on y के केस में क्या होगा? x इज इक्वल टू a प्लस by, कि आप y की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे x की वैल्यू चेंज होगी। क्लियर? इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ऐसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये कभी भी ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता। सिर्फ किससे होता है बेटा? स्केल से। दैट इज b की वैल्यू से ही अफेक्ट होगा, स्केल से अफेक्ट होगा, बट ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होगा। एंड ओरिजिन और स्केल पे हमने लास्ट क्लास में जब हमने कोरिलेशन का क्वेश्चन डिस्कस किया था तब हमने बताया था, है ना? तो इसका मतलब y इज इक्वल टू bx बोल सकते हैं एंड x इज इक्वल टू by बोल सकते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा b को हम यहाँ पे कैसे डिनोट करेंगे? देखो, BYX, क्योंकि ये जो b है ये किसको डिनोट कर रहा है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट को, और वो भी किसके वाले? y on x को। वैसे ही यहाँ पे b किसको डिनोट करता है? BXY को, दैट इज x on y। क्लियर है? इसके पहले हमने यही चीज बताया कि अगर हम लोग रिग्रेशन की बात करें तो उसको हम लोग b से ही तो डिनोट करते हैं, तो BXY और BYX आ गया बेटा। अच्छा, इसके अलावा एक और तरीका है BYX और BXY कैलकुलेट करने का, और वो क्या तरीका है? डायरेक्ट फॉर्मूला। तो BYX इज इक्वल टू R स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x होता है। वैसे ही BXY इज इक्वल टू R स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y होता है। इसमें आप लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हो, कहाँ x कहाँ y? कुछ नहीं, ये y और x है ना, तो ऊपर हमेशा y होगा, नीचे हमेशा x होगा। वैसे यहाँ पे x और y है तो ऊपर हमेशा x होगा, नीचे हमेशा y होगा। इस तरीके से लर्न करोगे तो चीजें लर्न भी हो जाएंगी। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या था? y इज इक्वल टू BYX x, जिसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू R स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू x। क्लियर है?
सेम हम लोग x के लिए लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई, और x इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डिविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन वाई वाई। क्लियर? ये क्लियर है ना? इसके अलावा एक और फॉर्मूला है जिसपे हमें डिस्कशन करना है कि y माइनस मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस मीन। ये हमारा जो इक्वेशन है ना वो है लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन। अगर लीनियर रिग्रेशन पूछेगा y ऑन x तो ये इक्वेशन होगा, और लीनियर रिग्रेशन पूछेगा x ऑन y तो क्या हो जाएगा, x माइनस मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस मीन। क्लियर है बेटा? जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी तो हमने बता दी, एक और प्रॉपर्टी जो है जो इंपॉर्टेंट है कि बी एक्स वाई बी वाई एक्स एंड आर। अब पूछो आर क्या होता है? आर होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एंड बी एक्स वाई बी वाई एक्स क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। इनका हमेशा सेम साइन होगा। अब सेम साइन का क्या मतलब मैम? कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। क्लियर? मतलब हमेशा तीनों का सेम साइन होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी इसलिए हमने डिस्कस की। और एक प्रॉपर्टी थी कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। क्लियर? एक और प्रॉपर्टी याद रखना कि अगर r की वैल्यू +1 -1 है तो उस केस में जो बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स है इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा कि ये आपस में कोइंसाइड करेगी या कह लो कि आइडेंटिकल होगी। बट अगर r इज इक्वल टू 0 है तो ये इस तरीके से प्रेजेंट होगी। कहाँ? ग्राफ में। ग्राफ में कैसे प्रेजेंट होगा बेटा? परपेंडिकुलर फॉर्म में, दैट इज राइट एंगल। क्लियर? इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे अगर मान लो कि बी एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमेशा याद रखना कि बी वाई एक्स लेस देन 1 होगा। मतलब दोनों में से किसी एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो बट ऑब्वियस दूसरी 1 से लेस होगी। इसका क्या मतलब कि अगर ये लेस देन 1 है तो ये ग्रेटर देन 1 होगा? नहीं, सिर्फ इतना बता रहा है कि अगर एक से ज्यादा है तो दूसरा बट ऑब्वियस यूनिटी से कम होगा। इसका मतलब दूसरा ये लेस देन 1 ये लेस देन 1 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर ये ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। ये मेरा पॉइंट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई में कोई एक ही ग्रेटर देन यूनिटी हो सकता है, दोनों एट अ टाइम ग्रेटर देन यूनिटी नहीं हो सकता, बट दोनों यूनिटी से कम होगा चलेगा, वो पॉसिबल है। एक और प्रॉपर्टी थी जहां अगर बी एक्स वाई इज इक्वल टू बी वाई एक्स आया बेटा तो इसका मतलब वहां पे इन दोनों की वैल्यू के इक्वल ही क्या होगा? आर भी होगा। क्लियर? मतलब इन दोनों की जो वैल्यू आएगी, ये दोनों अगर इक्वल वैल्यू का आ रहा है तो आर भी सेम वैल्यू का आएगा। बट अगर आर 0 है इसका मतलब क्या होगा कि बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स भी 0 होगा। तभी तो हम बोले ना कि तीनों की वैल्यू क्या होगी? अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आई है तो उसके बराबर आर भी हो जाएगा, बट अगर आर की वैल्यू 0 आई है तो ये दोनों भी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टी नो डाउट हम सबने पहले पढ़ी हुई है, बट क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट थी इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक और प्रॉपर्टी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि अगर हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट का दैट इज बी वाई एक्स बी एक्स वाई का अरिथमेटिक मीन निकालें डिवाइडेड बाय 2 तो ये हमेशा किसके बराबर होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू आर। क्लियर? बस इतनी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट थी और ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको हेल्प करेंगे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने पे। तो जितना रेलेवेंट पॉइंट था मेरे हिसाब से वो सब हमने डिस्कस कर लिया बेटा। अब चलो हम लोग अपने एमसीक्यूज पे चलते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है द लाइन x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई रिप्रेजेंट्स द रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y दैट इज b। Next, the y is equal to a plus bx represents a regression equation, but obvious y on x that is a. The regression coefficients are 0. अगर bxy and byx 0 है तो r क्या होगा? बट ऑब्वियस अगर ये भी 0 है ये भी 0 है तो इन दोनों के ही बराबर r भी होगा, दैट इज 0 d। देखो सारे के सारे क्वेश्चन अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उसी में से हैं, इसीलिए हमने टॉपिक्स का पहले डिस्कशन किया या कह लो एक बार रिवीजन करा दिया सो दैट आपको एमसीक्यूज में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, बी वाई एक्स इज कॉल्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो बी वाई एक्स क्या है? y ऑन
x, that is b. Next, bxy is called regression coefficient of x on y, that is a. Next, the slope of the regression line of y on x is, अब देखो y is equal to a plus bx, यही होगा ना y on x, यहाँ a से तो मतलब है नहीं, और b किसको रिप्रेजेंट करेगा, b y x को करेगा, हमने ऊपर डिस्कस भी किया था, तो उसका करेक्ट आंसर होगा a. Next, since the correlation coefficient r is dash of the two regression coefficient byx and bxy, ये भी हमने डिस्कस किया था कि r क्या है, ज्योमेट्रिक मीन होगा किसका, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन, इसका करेक्ट आंसर होगा b. सारे क्वेश्चंस ना अधिकतर आपको प्रॉपर्टीज से ही मिलेंगे, तो इसकी प्रॉपर्टीज ही इंपॉर्टेंट है और वही आप लोगों को ध्यान रखनी है. नेक्स्ट, r bxy byx all have but of the same sign, either positive और नेगेटिव, कोई भी साइन होगा बट सबका सेम होगा, दैट इज b. नेक्स्ट, द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन मीट एट, बट ऑब्वियस वो कहाँ मीट करती है, लीनियर रिग्रेशन में मीट करती है, तो इसका मतलब लीनियर रिग्रेशन में हमने मीन एक्स और मीन वाई एडिशनल बताया था, तो नो डाउट वो कहाँ मीट करेगी, अगर मीट करने की बात है तो मीन एक्स मीन वाई पे करेगी, दैट इज ए. नेक्स्ट, टू रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड, देखो पूछा है कोइंसाइड, कब कोइंसाइड करती है, जब r +1 और -1 होता है, बट अगर r 0 होता है तो कैसे बनती है, परपेंडिकुलर. नेक्स्ट, इफ x एंड y सैटिस्फाई द रिलेशनशिप, द वैल्यू ऑफ r इज, किसकी वैल्यू पूछा है बेटा, r की वैल्यू पूछा है, तो अब देखो y इज इक्वल टू 7x होगा, क्योंकि इन केस ऑफ रिग्रेशन हमें ओरिजिन से मतलब नहीं होता है, तो y इज इक्वल टू 7x है, इसका मतलब byx की वैल्यू कितनी है, 7, दैट इज पॉजिटिव. तो अगर byx पॉजिटिव है तो नो डाउट bxy भी पॉजिटिव होगा और r भी पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि तीनों का सेम साइन होगा और ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा c+1. एक तो ये हो गया कि पॉजिटिव तो होगी, इसके अलावा देखो अभी हमने जब लास्ट क्लास में जब हमने कोरिलेशन डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि अगर b ग्रेटर देन 0 आएगा तो उस केस में भी r की वैल्यू क्या होगी, +1, और b लेस देन 0 आएगा तो r की वैल्यू क्या होगी, -1, और यहाँ b कितना आ रहा है बेटा, 7 आ रहा है, दैट इज b इज ग्रेटर देन 7, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1, दैट इज c. नेक्स्ट, फॉर द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, द वैल्यू ऑफ byx अब 2x + 3y + 50 इज इक्वल टू 0 दिया है, तो इसको पहले हम किस फॉर्म में चेंज कर लें, y on x के फॉर्म में चेंज कर लें, करो, 3y इज इक्वल टू -50 - 2x, इसको भी इधर लेके गए और इसको भी इक्वेशन के उस साइड लेके गए, y इज इक्वल टू -50/3 - 2/3x. अब देखो इससे तो कोई मतलब है नहीं, रिग्रेशन में ओरिजिन से कोई मतलब नहीं है, तो वैल्यू क्या बची, y इज इक्वल टू -2/3x, और ये 2/3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, b को, और हम कह सकते हैं byx को, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, b -2/3. क्लियर, ये सब हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था इसलिए स्टार्टिंग में, सो दैट आपको किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो. नेक्स्ट, इन द लाइन y इज इक्वल टू 19 - 5x/2 byx इज इक्वल टू, हम सबको पता है कि इसका तो कोई रेलेवेंस है नहीं, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है -5/2 ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी -5/2 किसको रिप्रेजेंट करेगी, b को, तो b क्या हो गया, -5/2, और byx क्योंकि ये y on x है ये रिप्रेजेंट करा है -5/2, तो करेक्ट आंसर होगा c -5/2. नेक्स्ट, इन द इक्वेशन ऑफ दिस bxy इज इक्वल टू, अगेन a से तो कोई मतलब है नहीं, x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, by, और b किसको डिनोट कर रहा है, -2/5 को, अल्टीमेटली b क्या है, bxy, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन क्या है, x on y, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, a -2/5. नेक्स्ट, इफ टू रिग्रेशन लाइन्स आर दिस एंड दिस, देन मीन x एंड मीन y आर रिस्पेक्टिवली. अब देखो अगर हमसे क्वेश्चन में मीन x और मीन y पूछा है ना बेटा, तो इस पे हम लोगों को मीन की प्रॉपर्टी लगानी होगी, और मीन की प्रॉपर्टी ये थी कि मीन ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है
एज वेल एज स्केल से भी अफेक्ट होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो वो a से भी अफेक्ट होगा, b से भी अफेक्ट होगा। क्लियर? तो इसमें ना सिंपली क्या करना, ये हम मीन में भी बताएंगे क्योंकि अभी हमने मीन डिस्कस नहीं किया है। दोनों इक्वेशन लिखा, अब ये मान लो कि ये भी मीन है तो ये भी मीन है, ये भी मीन है तो ये भी मीन है। बस अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किस में आ जाएगा, इसी फॉर्म में आ जाएगा 2x के फॉर्म में, तो ले आओ इंटू 2 करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 मीन x प्लस 3 2 6 मीन y इज इक्वल टू 7 2 14। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो तो तुम लोग का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये कट जाएगा बेटा, यहाँ बचेगा माइनस मीन y इज इक्वल टू -2। इसका मतलब मीन y कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, देख लेते हैं। अब देखो सिर्फ यहाँ पे ही हमारे पास, क्योंकि जब भी ये दिया होगा तो मीन x मीन y दिया होगा, मीन y कितना आ रहा है 2, इसका मतलब मीन x कितना होगा 1, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा B। इसको फर्दर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, आउट ऑफ द 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन दिस एंड दिस द रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y इज। अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में नो डाउट कवर कर सकता है, तो चलो इसको हम लोग डिटेल में सॉल्व करके देख लेते हैं। और सारी प्रॉपर्टीज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी होगी। तो देखो पहला इक्वेशन था x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और दूसरा इक्वेशन क्या था बेटा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, -5 था तो हम उसको उधर ले गए। अब मान लेते हैं कि ये x ऑन y है, बट ऑब्वियस अगर पहला क्वेश्चन x ऑन y होगा तो दूसरा क्या होगा y ऑन x। अब चलो सॉल्व करते हैं इसको, x इज इक्वल टू -2y प्लस 4, और इसका तो मतलब है नहीं, इसका मतलब मेरे पास bxy कितना आ गया -2। वैसे इधर निकालो 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x और y इज इक्वल टू 5/3 माइनस 2/3x, इससे तो कोई मतलब है नहीं। byx कितना आ गया बेटा -2/3। अब देखो अगर एक वैल्यू हमने, अब इसको कैसे चेक करते हैं ये समझो, जितनी प्रॉपर्टीज हमने बताई है ना वही यहाँ पे काम आएगी। पहला था कि अगर हमारा एक यूनिटी से ज्यादा है तो एक यूनिटी से कम होगा, तो ना ये यूनिटी से ज्यादा है ना ये यूनिटी से ज्यादा है, तो ये क्लियर है कि दोनों कम हो सकता है और दोनों की वैल्यू कितनी है माइनस है। अब r निकाल के देख लो, अंडर रूट -2 इंटू -2/3, तो ये कितना हो जाएगा 4/3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा तो ये आएगा 4/3, इसकी वैल्यू आएगी -1.15। अब तुम लोग पूछोगे कि मैम माइनस कैसे आया, तो सिंपली हम पहले भी बताए थे कि इन तीनों का साइन हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो अगर इन दोनों का साइन माइनस होगा तो ये इसका भी साइन हम लोग क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। बट जब हमने कोरिलेशन पढ़ाया था तो हमने क्या बोला था कि कोरिलेशन के टाइम इसकी वैल्यू -1 से लेके 1 तक के बीच में लाई कर सकती है, बट इसकी वैल्यू कितनी आई -1.15, तो इसका मतलब ये -1 से ज्यादा है ना, इसका मतलब r की वैल्यू ये नहीं आ सकती। क्लियर? अगर r की वैल्यू ये नहीं आ सकती, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन x ऑन y नहीं हो सकता और सेकेंड इक्वेशन x ऑन y ऑन x नहीं हो सकता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करके चेक करें। रिवर्स करके चेक करना मतलब कि ये जो पहला इक्वेशन है इसको अब हम लोग मानेंगे y ऑन x, और दूसरे इक्वेशन को हम लोग मानेंगे x ऑन y। क्लियर? बहुत आराम से पॉइंट समझना, बहुत बार बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, हम बहुत आराम से तुम लोग को इसलिए समझा रहे हैं, ठीक है। अब y ऑन x के लिए 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, इसका कोई मतलब है नहीं, y इज इक्वल टू 4/2 माइनस x/2, इसका कोई मतलब नहीं है ना, तो यहाँ पे byx मेरा क्या हो जाएगा -1/2। वैसे यहाँ पे x ऑन y अगर है तो 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y और x इज इक्वल टू 5/2 माइनस 3/2y, इसका मतलब है नहीं, तो bxy इज इक्वल टू -3/2। अब दोनों नेगेटिव है, ये तो क्लियर है। अब r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट -1/2 इंटू -3/2, बट ऑब्वियस r भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों? ये हमने पहले ही बता दिया है कि अगर इन दोनों की वैल्यू माइनस है तो r की वैल्यू भी क्या लेंगे, माइनस। अब इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना तो r इज इक्वल टू क्या कितना आ रहा है -0.866, इसका मतलब ये वैल्यू -1 से छोटी है, हाँ छोटी है। तीनों का साइन सेम है, हाँ सेम है।
अगर एक यूनिटी से बड़ा होता तो एक यूनिटी से छोटा होता, पर क्या दोनों यूनिटी से कम हो सकते हैं? हाँ, कम हो सकते हैं। क्लियर है? तो क्योंकि इस केस में सारी की सारी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है, तो पहला इक्वेशन जो हमारा दिया है वो y ऑन x है और दूसरा इक्वेशन जो दिया है वो x ऑन y है। क्लियर है? तो हमसे क्वेश्चन में x ऑन y पूछा था और x ऑन y कौन से इक्वेशन है? सेकेंड इक्वेशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा A। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन में नो डाउट बच्चों को प्रॉब्लम होती है, अगर प्रॉब्लम होगी तो बताना, हम इस पे सेम पैटर्न पे और कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, क्योंकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर है? नेक्स्ट, if the coefficient correlation between two variables is -0.2, the coefficient of determination is, अब देखो अगर coefficient of correlation r से डिनोट करते हैं तो coefficient of determination r स्क्वायर से, और यही अगर coefficient of non determination पूछा होता तो 1 माइनस r स्क्वायर से। इसका मतलब coefficient of determination कितना हो जाएगा? 0.2 का होल स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C, 0.04। Next, if the coefficient of correlation between two variables is -0.9, the coefficient of determination is again 0.9 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? B, 0.81। Next, if R is 0.6, then the coefficient of non-determination is, इसका फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस आर स्क्वायर। ये अभी ऊपर बताया तो 1 माइनस 0.36, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? D, 0.64। सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। Next, find the coefficient of correlation when its probable error is 0.2 and number of pairs of item is 9। अब देखो probable error का फॉर्मूला लर्न कर लो, इसका फॉर्मूला है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में प्रोबेबल एरर दिया हुआ है एंड क्वेश्चन में n भी दिया हुआ है, तो हमारे पास आर स्क्वायर निकल जाएगा। अब कई बार तुम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो हम ये बता देते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्लियर? देखो हमारे पास प्रोबेबल एरर दिया था 0.2 इज इक्वल टू 0.6745, ये तो तुम लोग को वैल्यू लर्न करनी है, इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9 दैट इज 3। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 0.6, और इसको इधर ला करके डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 0.6745 इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर। तो 0.6 डिवाइडेड बाय 0.6745, ये कितना आ जाएगा? 0.8895 इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि ये वैल्यू इधर ले आओ तो 1 में से माइनस कर दो इसको, तो ये वैल्यू आ रही है मेरी 0.1104। अब आर स्क्वायर है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? आर निकालने बोला था, तो अंडर रूट कर दो 0.1104 का, 0.1104, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.3322। अब ये सॉल्व करके बताने का पर्पस यही था। बहुत बार तुम लोग को फॉर्मूला तो आता है, बट किस तरीके से सॉल्व करना है ये नहीं आता है, तो इसीलिए हमने डिस्कस कर लिया। इसका आंसर होगा B, 0.332। क्लियर? नेक्स्ट, when one regression coefficient is positive the other would be but always positive, ये तो सेम प्रॉपर्टी पे ही डिस्कशन बताया है। नेक्स्ट, इफ BYX एंड BXY है नेगेटिव, बट ऑब्वियस R भी क्या होगा बेटा? नेगेटिव, क्योंकि तीनों का साइन हमेशा क्या होना चाहिए? सेम। नेक्स्ट, व्हेन R इज 0 द रिग्रेशन लाइंस कट ईच अदर मेकिंग, हमने बताया था कि अगर R 0 है तो परपेंडिकुलर बनेगा, दैट इज राइट एंगल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, नो, बट ऑब्वियस 90 डिग्री, दैट इज पैरेलल टू OX एंड OY। रीजन बीइंग राइट एंगल है ना, तो राइट एंगल तो इसी तरीके से बनता है। ये देखो, ये राइट एंगल तो है, और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? D। नेक्स्ट, अब देखो लाइन दी है, अब बोल रहा है इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x बट ऑब्वियस A। नेक्स्ट, अब देखो ये जो इक्वेशन दिया है इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y दैट इज B। सिंपल क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से। नेक्स्ट, इफ दिस एंड दिस, ये दो इक्वेशन दिया था, टू रिग्रेशन इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन ऑफ x एंड y ऑफ y।
अब देखो अभी क्वेश्चन में हमने बताया था मीन एक्स और मीन वाई कैसे निकालेंगे। इन दोनों इक्वेशन में तुम लोग ये मान लो कि ये भी मीन है, ये भी मीन है, ये भी मीन है, ये भी मीन है, और इससे हम लोग सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेंगे मीन एक्स मीन वाई। एंड क्योंकि मीन की प्रॉपर्टी ये थी कि ये ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है, स्केल से भी अफेक्ट होता है, तो सारी वैल्यूज हम इस पे कंसिडर करेंगे। अभी क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करना। इसका करेक्ट आंसर हम बता देते हैं कि सी होगा, दैट इज मीन एक्स आएगा 2, मीन वाई आएगा 1। नेक्स्ट, फॉर द वेरिएबल्स x एंड y रिग्रेशन इक्वेशन दिया है। आफ्टर फाइंडिंग द अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा था आफ्टर फाइंडिंग अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y, तो अरिथमेटिक मीन अगर हमें x और y का निकालना है तो इस क्वेश्चन में कोई ज़रूरत तो हमें है नहीं, बस हमें ये पता चल जाए कि कौन सा x ऑन y और कौन सा y ऑन x है, तो हमारा r कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलो जल्दी से हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन बताया था कि कैसे चेक करते हैं, बताया था ना। ये फर्स्ट इक्वेशन दिया है बेटा और सेकंड इक्वेशन क्या दिया है, ये बुक में दिया हुआ है। तो पहला इक्वेशन हम मानते हैं कि ये इक्वेशन हमारा है x ऑन y का और ये इक्वेशन है y ऑन x का। तो चेक कर लेते हैं कि हम लोग सही सोच रहे हैं कि नहीं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/7y प्लस 18, इससे मतलब है नहीं, तो bxy कितना आ गया 3/7। और वैसे यहाँ पे देख लो 4x माइनस 11 इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू, इससे मतलब है नहीं 4x, तो ये क्या हो जाएगा b/x इज इक्वल टू 4। एक 1 से ज्यादा यूनिटी से, तो बट ऑब्वियस एक 1 से कम है और दोनों का साइन क्या है सेम है। r इज इक्वल टू 3/7 इंटू 4। अब देखो r की वैल्यू यहाँ से क्या कैलकुलेट हो रही है, r की वैल्यू बेटा सॉल्व करने पे आएगी 1.309। इसका मतलब हमने गलत कैलकुलेट किया है, ये क्वेश्चन x ऑन y नहीं बल्कि y ऑन x होगा। क्लियर, जिससे मेरी r की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था 7x माइनस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा था 4x माइनस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अच्छा वैसे एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएं कि हर क्वेश्चन में ना मोस्ट ऑफ द टाइम 99% केसेस में फर्स्ट इक्वेशन हमारा y ऑन x ही होता है। तो आगे अगर किसी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना तो पहले क्वेश्चन को y ऑन x लेना प्लीज, ताकि क्वेश्चन में कम टाइम लगे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो हम लोग को सॉल्व करना नहीं है एग्जाम में भी, अभी एमसीक्यूज है इसलिए बता रहे हैं। तो b/x कितना हो गया 7/3, इससे मतलब नहीं है। और ये कौन सा इक्वेशन है x ऑन y, तो 4x इज इक्वल टू y प्लस 11 और x इज इक्वल टू 4, अरे y/4 प्लस 11/4, इससे मतलब नहीं है। तो bxy कितना हो गया 1/4। अब देखो एक वैल्यू अगर यूनिटी से ज्यादा है तो एक कम भी तो है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/3 इंटू 1/4 और सबका साइन भी क्या है सेम है प्लस। देखो कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है 0.7637, तो इसका मतलब यही वैल्यू होगी। और हमने इसकी पहले वाली वैल्यू नलीफाई क्यों की, क्योंकि r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 0.7637। देखो हमारे पास ऑप्शन दिया है 0.7638, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। क्लियर है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया है उसमें देखो हमारे पास मीन एक्स मीन वाई दिया है, वेरिएंस दिया है दोनों का, कोएफिशिएंट दिया है और हमसे मोस्ट लाइकली वैल्यू पूछा है। तब जब हमारे पास क्वेश्चन में मीन एक्स मीन वाई दिया है ना, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला। क्लियर। इसके अलावा बोल रहे हैं व्हाट इज द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 90। हमारे पास क्या नहीं दिया है, y नहीं दिया है, इसका मतलब हम कौन सा इक्वेशन लगाने वाले हैं y ऑन x। चलो जल्दी से लगाते हैं। तो y ऑन x का लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, y माइनस मीन इज इक्वल टू b y x माइनस मीन, याद होगा। और हम लोग इसको लिख सकते हैं y माइनस मीन इज इक्वल टू, इसको हम और क्या लिख सकते हैं बेटा, r स्टैंडर्ड डेविएशन y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x। इसका ये भी तो फॉर्मूला था ना, x माइनस मीन। हमने ये क्यों इलाबरेट किया, क्योंकि हमारे पास रिग्रेशन, क्योंकि हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया है एंड वेरिएंस दिया है। क्वेश्चन में देखो y माइनस मीन कितना दिया है, मीन ऑफ y दिया है 8 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया है 0.6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ने दिया है, बट वेरिएंस ऑफ y तो दिया है
और वेरिएंस ऑफ y का अंडर रूट करने पे क्या आ जाएगा बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, तो 9 का अंडर रूट कर दो 3, वैसे ही 4 का अंडर रूट कर दो 2, और x की वैल्यू कितनी दी है, x की वैल्यू दी है 90 माइनस मीन ऑफ x की दी है 80। बस इसको सॉल्व कर लो तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y माइनस 8 इज इक्वल टू, इधर का पूरा एक साथ सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, इसको माइनस करेंगे तो 10, तो 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.6, ये आएगा 9। अब इसको इधर ले आओ तो y की वैल्यू आ जाएगी, इसको इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 17। कायदे से अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर कितना है बेटा, y का 17, बट इस क्वेश्चन में आंसर देखोगे ना तो d दिया है, क्यों, क्योंकि ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे 8 नहीं 98 होना चाहिए। अगर 98 वैल्यू लेते, मतलब इसकी वैल्यू 8 की जगह 98 लेते तो करेक्ट आंसर आता 107, बट हमने स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताया, क्योंकि हमें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब है ना, और एज पर कॉन्सेप्ट हमारी y की वैल्यू कितनी आ रही है, 17। क्लियर है, तो अगर यही क्वेश्चन दिया होता सेम तो हमारे पास आंसर क्या होता, 17। और अगर तुम लोग क्वेश्चन देखोगे तो अगर आंसर देखोगे तो आंसर दिया है डी, और डी हमारा नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है। क्लियर है, तुम लोग को होपफुली ये पॉइंट समझ में आया होगा। इस फॉर्मूले पे भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और लीनियर रिग्रेशन का क्वेश्चन हमने पहले ही बता दिया था। तो ये हमारा ना लास्ट क्वेश्चन था। अब इसमें भी देखोगे तो हमारे पास दो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1, 2। अभी हम इस पे डिस्कशन नहीं करने वाले क्योंकि इसके अलावा हमारे पास अभी पहला चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मीन मीडियन मोड है, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन है, प्रोबेबिलिटी है। जब उसकी सारे एमसीक्यूज का डिस्कशन हो जाएगा ना बच्चे, तब हम लोग इसकी एक्सरसाइज पे भी डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे नो डाउट, बट उसके बाद ही करने वाले हैं। अच्छा, अगर आज के किसी टॉपिक में आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी या रिग्रेशन से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। अगर आपने कोरिलेशन की क्लास नहीं की है तो हम आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। और उसके अलावा अकाउंट्स की स्टडी मटेरियल हमने ऑलरेडी पूरी डिस्कस कर ली है, सारे के सारे बिट क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमने डिस्कस किया है। तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने सबकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसकी लिंक ओवरऑल हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।